जोशी जी को बुलाने से पहले उनके बारे में आप लोगों से थोड़ा सा अवगत करा दूं। आप पत्रकारिता और जनसंचार के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय हैं, साथ ही साथ विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में कार्य भी किया। आपकी कलात्मक अभिरुचियों में रंगमंच, टेलीविज़न और साहित्य के क्षेत्र में सक्रियता दिखाई। पत्रकारिता एवं संचार के साथ व्यक्तित्व विकास, सामाजिक सरोकार, समरसता, चिंतन और लेखन में निरंतर सक्रिय रहे। देश के विभिन्न प्रतिष्ठानों में अलग अलग विषयों पर लगातार आपके व्याख्यान होते रहे हैं, होते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ कविता, कहानी, व्यंग, टेलीविज़न धारावाहिक, यात्रा वृत्तांत, निबंध, कला समीक्षा आदि तमाम विषयों पर आपने समान गति से अपनी लेखनी चलाई। आपकी कविता संग्रह है मध्यांतर, जो काफ़ी चर्चित रही। इसके साथ ही साथ पल भर की पहचान, कुछ अल्प विराम जैसे संग्रहों को खूब सराहा गया। आप 32 वर्ष की उम्र में विश्वविद्यालय के कुलसचिव रहे। 42 वर्ष की आयु में आप विश्वविद्यालय के कुलपति होने का आपको सम्मान मिला। देश के 2 पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय की स्थापना से आप जुड़े रहे। वर्तमान समय में आप भारतीय शिक्षण मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सचिव हैं। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप आइए। डीएवी कॉलेज और हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में मंच पर उपस्थित इस महाविद्यालय की सम्माननीय प्राचार्य कृष्णा शर्मा जी, मेरे पूर्व वक्ता विद्वान प्रोफेसर निरंजन कुमार जी, विद्वान प्रोफेसर जितेंद्र सिंह जी, सभागार में उपस्थित श्रद्धेय उदय प्रताप सिंह जी, अवनीजेश अवस्थी जी, इस महाविद्यालय के सभी सम्माननीय प्राध्यापकगण और मेरे साथी विद्यार्थियों। सुबह से हम लोग अलग अलग सत्रों में हिंदी साहित्य के ऊपर राष्ट्रीय चेतना इस विषय में बात कर रहे हैं और इस सत्र में हम लोग काव्य चेतना की बात करेंगे। मेरे दोनों विद्वान पूर्व वक्ताओं ने इस विषय पर आपके सामने सार्वगर्भित प्रकाश डाला है। हम लोग वैसे ही सत्र थोड़ा सा पिछड़ गया है, मैं ज़्यादा देर आपकी बीच नहीं रहूँगा, अपनी बात संक्षेप में समाप्त करना चाहूँगा। एक संदर्भ सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ कि जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो ये सारी चीज़ें क्यों आवश्यक हो गई कि हम याद करें कि हमारे पूर्वजों ने इन सब बातों को कब, कहाँ और कैसे कहा है। ये संदर्भ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जबकि आपके सामने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको इतनी ज़्यादा फ्रीडम देता है कि आप देश के सर्वोच्च आसन पर चुने हुए ढंग से, निर्वाचित ढंग से बैठे हुए व्यक्ति को भी चाहे जैसी बातें कह सकें, ये आपको फ्रीडम मिलती है। उसके बावजूद भी कुछ लोग कसमसाकर कहते हैं कि यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। मुझे नहीं समझ में आता कि उनकी कसमसाहट किस बात को लेकर है। उनकी कसमसाहट इस बात को लेकर है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, या इस बात को लेकर है कि नक्कार खाने में उनकी तूती आवाज़, उनको कोई सुनता नहीं है इसलिए शायद उनकी कसमसाहट है। होता है ना, जब बच्चे की कोई बात सुनता है तो बच्चा कोने में जाके बिलबिला के बोलता है कि अब तो कोई मेरी बात सुने। तो इस तरह की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कहते हैं। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ मित्रों कि 1947 जिस दिन भारत आज़ाद हुआ और 1950 जब हमने हमारे संविधान को अंगीकृत किया, उसमें हमारे जो मूल अधिकार थे उसमें एक धारा थी जो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है और उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हमने मनमाने ढंग से पिछले 75 साल में उपयोग किया। उसके बावजूद आज 75 साल बाद हम इस मकाम पर पहुँचे हैं और हमारे अंदर, बहुत सारे लोगों के अंदर एक कसमसाहट होती है कि साहब, चाहे जैसी गाली बकने के बावजूद भी न सिर्फ राष्ट्राध्यक्ष को बल्कि राष्ट्र को भी चाहे जैसी गाली बकने के बावजूद भी हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। आप उस समय की बात करिए जब अंग्रेज सरकार एक ऐसा कानून लाती है
कि आप अपनी बात को लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, और अगर आपने जो बात लिखी और अंग्रेज सरकार को वो मुफीद नहीं लगी तो आपको बीच सड़क पर कोड़ों से पिटवाया जाएगा, घोड़ों में बांध के आपको रौंदा जाएगा। जलियांवाला बाग आप सबने सुना है, ये इसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के विरोध में जाने का परिणाम है। तो जब हम साहित्य चेतना की बात करते हैं और राष्ट्रीय चेतना की बात करते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि आपकी ड्राइंग रूम या बेडरूम में बैठकर लैपटॉप पर या व्हाट्सएप पर कविता भेजने जैसा आसान काम नहीं था वो। बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा जोखिम भरा और बहुत ज़्यादा दुस्साहसपूर्ण काम था। तो अगर उस समय किसी व्यक्ति ने 4 पंक्तियां भी भारत के सम्मान में लिख दी तो आज ये समझिए कि वो 4000 पृष्ठों के लिखे गए किसी भी बड़े ग्रंथ से महान पंक्तियां हैं। इसलिए जब सुब्रमण्यम भारती 1910 में लिखते हैं, चमक रहा उत्तुंग हिमालय ये नगराज हमारा ही है, जोड़ नहीं है धरती पर जिसका वह नगराज हमारा ही, नदी हमारी ही है गंगा प्लावित करती मधुर ताजा, बहती है क्या कहीं और भी ऐसी पावन कलकल धारा, सम्मानित जो सकल विश्व में महिमा जिसकी बहुत रही है, अमर ग्रंथ वे सभी हमारे उपनिषदों का देश यही है, गाएंगे यश हम सब इसका यह है स्वर्णिम देश हमारा, आगे कौन जगत में हमसे यह है भारत देश हमारा। 1910 में लिखते हैं। सुब्रमण्यम भारती जी को अभी 2021 में दिवंगत होकर 100 साल पूरे हुए। आप कल्पना कीजिए गुलामी के समय में, आज जबकि भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले संस्थान इस देश की राजधानी में मौजूद होते हैं और हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। जब भारत परतंत्रता में था तब भारत की एकता का, भारत की अखंडता का जयघोष करने वाला सुब्रमण्यम भारती दक्षिण भारत से यह आवाज उठाता है। आप कल्पना कीजिए उस समय की। और ये कल्पना करना इसलिए आवश्यक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज इतने सारे युवा साथी मेरे सामने बैठे हैं। आपकी उम्र में, मुझे अभी आपकी मैडम से बात कर रहा था, मुझे कई बार दुख होता है खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो फर्स्ट ईयर में आए और पिछले 2 साल से कॉलेज ही नहीं आ पाए। कॉलेज जाने के कितने अच्छे सपने होते हैं हमारे मन में, कितनी नई नई उमंगें, नई नई बातें होती हैं, और वो पिछले 1-1.5 साल से कॉलेज ही नहीं आ पाए। लेकिन हमारी जो रूमानियत है कॉलेज जाने की, उस रूमानियत को छोड़कर अपनी पूरी की पूरी जवानी अपने देश के लिए लुटा देना, और जिस उम्र में आप रोमांटिक कविताएं लिख सकते हैं उस उम्र में आप लिखें, भारत माता का मंदिर ये, समता का संवाद जहां, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पाए सभी प्रसाद यहाँ, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम सम्मान यहाँ, राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। ये जयशंकर प्रसाद लिखते हैं। जिस उम्र में किसी व्यक्ति को रोमांटिक कविता लिखना चाहिए उस उम्र में वो व्यक्ति भारत की महिमा गा रहा है, भारत माता की महिमा गा रहा है, भारत माता के ऊपर न्यौछावर होने की बात करता है, भारत माता के ऊपर बलिदान होने की बात करता है। और वो उस समय करता है जब उसे मालूम है कि उसके द्वारा लिखे गए एक एक शब्द पर पहरा है। अभी अगर आप पत्रकारिता के सत्र में ये चर्चा हुई हो कि संपादकों ने कहा कि क्या संपादक का वेतन है, तो साहब जेल जाने की तैयारी होनी चाहिए और 1 रोटी खाकर पूरा महीना गुजारने की तैयारी होनी, ये आपकी तनख्वाह, पैकेज नहीं है, कंप्लीट एनुअल आपका एमोल्यूमेंट। उस समय में भारत की कल्पना करना, उस समय में सृजन लिखना, और ये कैसी पंक्तियां हैं, ये ऐसी पंक्तियां हैं जो आज भी हमारे सामने अमर हैं, ऐसी पंक्तियां हैं जो हमारे कहीं न कहीं हृदय पटल पर खुदी हुई हैं। ये वो कविता नहीं है जो आज लिखी और 1 घंटे बाद भूल गए, ये वो शब्द हैं जो आज से 100 साल पहले लिखे गए हैं और अभी भी शाश्वत हैं। इसकी एक एक लाइन शाश्वत है, इसकी एक एक शब्द आपके दिल में उतरते हैं, कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। इस राष्ट्र गौरव की बात कर रहे हैं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाएं, त्राही त्राही रव नभ में छाए, नाश और सत्यानाशों का धुआंधार जग में छा जाए, नभ का वक्षस्थल फट जाए, तारे टूक टूक हो जाए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। बालकृष्ण शर्मा नवी लिखते हैं। आज मस्ती क्या उथल पुथल, आज होता है कहीं ऐसा गीत, कभी ऐसी तान सुनाए तो उथल पुथल मच जाए।
उस उथल पुथल को सोचना चाहते हैं। हम भारत के 75 वर्ष में उस उथल पुथल को अनुभव करना चाहते हैं। हम ढूंढना चाहते हैं कि कौन से वो तत्व थे, कौन से वो तार थे, कौन से वो सुर थे जिसने भारत को आज़ादी दिलाई। आज़ादी के नए तराने की बात करते हैं। ये तराने जब तक हम नहीं गाएंगे, इन तरानों का जब तक हम कहीं वाचन नहीं करेंगे, इन तरानों का जब तक कहीं हम पाठ नहीं करेंगे, तब तक आज़ादी के नए तराने, भारत की स्वतंत्रता के नए तराने और भारत के अमृत महोत्सव के तराने हम नहीं लिख सकते। आज आपके महाविद्यालय में ये संगोष्ठी करने का उद्देश्य ये है कि आज भारत स्वतंत्र है, आज भारत आत्मनिर्भर है, आज भारत विकास के पथ पर अग्रसर है, आज भारत विश्व की एक बहुत बड़ी बौद्धिक शक्ति है। और वो बौद्धिक शक्ति क्यों है? क्योंकि आप जैसे युवा भारत के पास हैं। हम सब जानते हैं कि विश्व की 55% युवा आबादी भारत में, और 55% युवा आबादी का अर्थ है कि विश्व में जो कुछ भी अगले 25 वर्षों में होने वाला है वो सब करने का सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। तो अगर कुछ आगे करना है भारत को, तो निश्चित तौर पर आपके अंदर वो तार झंकृत करना है। जब हम आज़ादी के तरानों की बात करते हैं, आज़ादी के किसी और अवसर की बात करते हैं, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे साहित्य हो, चाहे राजनीतिक व्यक्तियों का दर्शन हो, चाहे ये तमाम जो हमारे संग एंड अनसंग हीरोज़ की बात हो, तो हम इसलिए नहीं करते कि हम सिर्फ उनकी गौरव गाथा गाकर उनके फोटो पर माला चढ़ाएं। हम इसलिए करते हैं कि उनके जीवन से कहीं ना कहीं प्रेरणा लेकर, उनके संघर्ष से कहीं ना कहीं प्रेरणा लेकर हमारा जो आज का जीवन है और हमारा जो भविष्य जीवन है, हम उसे कैसे उज्जवल बना सकते हैं, उस दृष्टि से हमको देखना पड़ेगा। इसलिए ये जो इस तरह की संगोष्ठियाँ होती हैं, ये सिर्फ वक्ताओं के वक्तव्य सुनने के लिए नहीं होती। ये संगोष्ठियाँ होती हैं अपने अंदर झांक कर अपने स्व को पहचानने की, कि मेरा इस देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, मैं इस देश के लिए क्या कर सकता हूँ। देश के लिए बहुत लोग मरे, हमारी स्वाधीनता का पूरा इतिहास देश के लिए मर मिटने वालों का है। लेकिन मित्रों, अगले 25 वर्ष हमें ये दिखाना है कि हम देश के लिए जी कैसे सकते हैं। आपको जी के दिखाना है, और आप तभी जी सकते हैं जब आप ऐसे लोगों से प्रेरणा पाएंगे। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने प्यारा भारत देश लिखा। प्यारे भारत देश, गगन गगन तेरा यश पहरा, पवन पवन तेरा बल गहरा, क्षितिजल नभ पर डाल हिंडोले, चरण चरण संचरण सुरेरा। ओ ऋषियों के द्वेष, प्यारे भारत देश, वेदों से बलिदानों तक जो होड़ लगी, प्रथम प्रभात किरण से जो हिम की जोत जगी, उतर पड़ी गंगा खेतों खलिहानों तक, मानो आंसू आए बलि मेहमानों तक, सुख कर जग के क्लेश, जागो प्यारे भारत देश। ये माखनलाल चतुर्वेदी ने उस वक्त लिखा। ये वो माखनलाल चतुर्वेदी थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के पहले भी संघर्ष किया, और भारत की जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तो उन्होंने कोई सार्वजनिक पद स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं एक पत्रकार हूँ, मैं एक कवि हूँ, मैं एक साहित्यकार हूँ, अगर मैं पद स्वीकार कर लूँगा तो मैं व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाऊँगा। ये वो माखनलाल चतुर्वेदी थे जिन्होंने राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर पद्म भूषण लौटा दिया। तो ऐसे लोगों को याद करना, ऐसे लोगों का स्मरण करना, ऐसे लोगों को अपने सामने रखना, आदर्श के रूप में कहीं ना कहीं उनका चिंतन मनन करना, ये आज की संगोष्ठी का उद्देश्य है। एक और बात मैं बोल दूं मित्रों, मैं लगातार, शायद ये तीसरा दिन है और मैं पुनरावृत्ति के दोष को स्वीकार करते हुए ये बात आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने परसों दिल्ली विश्वविद्यालय में भी ये बात कही, कल फिर श्रद्धानंद कॉलेज में भी कही और आज भी कह रहा हूँ। और मैं बहुत सारे सम्मानीय अध्यापक और विद्यार्थी बैठे हैं इसलिए कहना चाहता हूँ, और ये बात महत्वपूर्ण है। विषय से उसका संबंध है कि नहीं, पर भविष्य से है। पूरे विश्व में विश्व युद्ध हुआ तो हमने हथियारों की लड़ाई देखी, और अब हथियारों की लड़ाई देख के हथियारों का ग्लैमर खत्म हो गया। अब आपको परमाणु बम से भी डर नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे देशों ने परमाणु बम बना लिया है। तो परमाणु बम है तो है, उसके पास है, हमारे पास भी है, इनके पास भी है। उसके बाद एक थ्रेट आया, बायोलॉजिकल वॉरफेयर। साहब, जैविक युद्ध हो जाएगा तो क्या होगा?
तो जब तक नहीं हुआ था तब तक हम परेशान थे कि जैविक युद्ध हो जाएगा तो क्या होगा। पिछले 2 साल से जो कुछ हम भुगत रहे हैं वो एक तरह की बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, चाहे किसी की गलती से हुई हो या डेलिबरेटली हुई हो, है तो वॉरफेयर है। हम देखते हैं कि एक छोटा सा कीटाणु जो कहीं नहीं दिखता वो पूरे विश्व के जीवन को तहस नहस कर देता है और हम सब अनंत से एकदम शून्य में आ जाते हैं। पता नहीं अभी हैं, थोड़ी देर बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इसलिए बायोलॉजिकल वॉरफेयर का भी वो खतरा अब आपके पास नहीं है। फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव से जब हम उबर गए तो थर्ड वेव में आपके सामने वो थ्रेट भी नहीं। अभी कहा जा रहा है कि थर्ड वेव है, आ गई है, आ रही है, बट नाउ वी आर नॉट वरीड। हम लोग उतनी चिंता नहीं कर रहे। हम में से बहुत लोग बिना मास्क बैठे भी हैं ना यहाँ पर। आएगी तो आएगी, क्या फर्क पड़ेगा। बच्चे घर से नहीं निकलते थे, अब निकलने लगे। माता पिता भी घर से नहीं निकलने थे, निकलने लगे, क्योंकि अब वो खतरा नहीं है। इसके बाद जब विश्व किसी प्रश्न पर अड़ेगा, किसी प्रश्न पर युद्ध करेगा, तो वो युद्ध इंटेलेक्चुअल वॉर हो, बौद्धिक वॉर हो, वो नैरेटिव की वॉर हो। वही देश जीतेगा जो नैरेटिव सेट करेगा। और जब बौद्धिक वॉर होगी, जब इंटेलेक्चुअल वॉर होगी, तो आप जैसे बौद्धिक योद्धा उस देश के लिए काम आए। सो यू आर द फ्यूचर इंटेलेक्चुअल वॉरियर्स ऑफ दिस कंट्री। आप भारत के भावी बौद्धिक योद्धा। ये जो सारी एक्सरसाइज है, ये जो सारा उपक्रम है, ये आपको उस युद्ध के लिए तैयार करने का उपक्रम है। ये हथियारों की लड़ाई नहीं होगी, ये बायोलॉजिकल वॉर नहीं होगी, ये वॉर होगी नैरेटिव की लड़ाई। नैरेटिव आपको मालूम है कैसे सेट किया जाता है? आप सब दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप होंगे। एक दोस्त किसी दूसरे दोस्त के बारे में कोई एक गलत बात प्रचारित करता है और उसको 3-4 लोग शेयर कर देते हैं, तो नैरेटिव सेट होता है ना। आपको धीरे धीरे लगने लगता है कि हाँ नहीं वो तो जरूर बदमाशी था, वो उसने गड़बड़ी किया होगा। ये नैरेटिव सेट करने की लड़ाई है। भले ही मैंने अपनी जाति दुश्मनी में उसके नाम से कोई लांछन लगाया, पर वो नैरेटिव सेट कर दिया तो नैरेटिव बिल्ड होता है। आपको मालूम है सोशल मीडिया पर कैसे नैरेटिव बिल्ड होता है। अभी रोज एक एक कांड चल रहा है, आपको मालूम है। आपको पता नहीं लगता कि सही क्या है गलत क्या है। आपको लगता है ये नैरेटिव है, यही सही चल रही है, यही बात दिशा में सही है। तो ये चाइना ने बहुत पहले पहचान लिया कि नैरेटिव की लड़ाई होने वाली है। तो चाइना ने पूरे विश्व में अपने बौद्धिक केंद्र कन्फ्यूशियस सेंटर के नाम से स्थापित कर दिए। आज कम से कम 35 देशों में चाइना के कन्फ्यूशियस सेंटर्स हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। पूरे उस क्षेत्र के विद्यार्थियों को अलग अलग ज्ञान देते हैं, लेकिन उस ज्ञान के बीच में से कहीं ना कहीं वो अपना नैरेटिव सेट करें। भारत को भी इस विषय में तैयारी करना है, क्योंकि जितनी ज्ञान संपदा भारत के पास है, संभवतः उतनी ज्ञान संपदा पूरे यूरोप में मिलाकर नहीं है। ये आपको भी मालूम है। लेकिन हम अपनी बात को जोर से कहना नहीं चाहते। हम अपनी बात को विनम्रता से कहते हैं, पता नहीं संकोच भी करते हैं। हम में से कई लोगों को अपनी इस गौरवशाली परंपरा का ज्ञान भी नहीं होता। इसलिए मित्रों, ये अवसर है आप सबके लिए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जब अभी निरंजन जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहे थे, तो आपने देखा होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहीं भारत को महाशक्ति बनाएंगे ऐसा नहीं है। आप ठीक से पढ़िए, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, ये शब्द है। महाशक्ति नहीं बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। क्यों विश्व गुरु बनाएंगे? क्योंकि जब नैरेटिव सेट होगा तो विश्व गुरु की महत्ता होगी, महाशक्ति की नहीं होगी। तो ये हम सब की तैयारी भारत को विश्व गुरु बनाने की। आज से 25 साल बाद जब 2047 में भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष मना रहा होगा, हो सकता है हम में से बहुत सारे लोग नहीं रहे, और रहेंगे भी तो बहुत एक्टिव नहीं रहेंगे। लेकिन वो 2047 आप लोगों को देखना है, और न सिर्फ आप लोगों को देखना है बल्कि आप लोगों को पूरे विश्व को दिखाना है। और इसलिए अगर आप लोगों को विश्व को एक गौरवशाली भारत दिखाना है, तो हमें हमारे पूर्वजों के श्रेष्ठतम कार्यों को, श्रेष्ठतम बातों को याद करना होगा, स्मरण करना होगा, गुणगान करना होगा। और इसीलिए ये आया। मैं महाविद्यालय को, हिंदुस्तानी एकेडमी को, आप सभी सम्मानित प्राध्यापकों को इस पहल के लिए बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस अवसर पर मुझे यहाँ बुलाया और आपसे बात करने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
छात्रों और मित्रों, आपने प्रोफेसर जोशी जी के वक्तव्य को सुना और भविष्य के स्वप्न को भी सुना, उसको कायम रखने की उन्होंने अपील की है। इस पर चिंतन मनन करना होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर